नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द हॉरर स्टोरी टेलर में। मैं हूं आपके साथ आरजे आराधना और मैं लेकर आ गई हूं एक बड़ी ही डरावनी कहानी, श्राप एक ब्राह्मण का, भाग 2, काली शक्तियां। तो चलिए बिना देरी किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाम का वक्त, रामदास अपना सामान लिए एक आदमी के साथ घर से कहीं बाहर निकल चुके थे। गांव के चौपाल पर बैठे कुछ लोग आपस में बातें किए जा रहे थे। एक आदमी कहता है, अरे भैया, ये देखो उस श्यामलाल के साथ क्या हुआ। देखे हैं, बड़ी ही भयानक मौत हो रही उसकी। वो अर्थी पर ऐसे लेटाए रहे कि किसी को भी पता ही ना चल रही। वही पास में भी विनोद था, जो अपने किसी काम से गांव में आया था, लेकिन चौपाल पर बैठे लोगों को बातें करता सुन वही खड़ा होकर सुनने जाता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे हाँ, हम देखे रही कैसन पड़ा रहे अपने घर में। उसके दोनों हाथ कंधे से अलग हो रही, पैर दोनों अलग अलग पड़े रही, पूरा जमीन खून से लाल भरल रहे। फिर एक आदमी कहता है, हाँ भाई, कैसी मौत हो रही उसकी तो। तभी जो पहले बोल रहा था वो आदमी कहता है, ये देखो मुखिया चले हैं अपने बचाव खातिर, और इन्हीं को कौन टाल सकता है। वो काली शक्ति के सामने ये टोना टोटका क्या करेंगे। तब एक और आदमी कहता है, मुंह में गुटखा लिए हुए, जो काफी देर से ये सारी बातें सुन रहा था, हो या ना हो, कुछ पर बंदोबस्त तो करवा के लिए, क्या पता कुछ हो ही जाए। और हमने सुना है ये जो करवाने जाते हैं हमें जो भी लागत है वो देना पड़ता है, मतलब कि जो भी बलि मांगेगी वो दे ही के पड़ती है। अगर ना दो तो बस जौन शक्ति को रक्षा खातिर लाइल बा वो तोहरा पे हावी हो जाते है। तभी विनोद कहता है, ये आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं, जरा अच्छे से समझा सकते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ इसके बारे में। तभी एक आदमी हंसते हुए कहता है, अरे वो शहरी बाबू, रात होने को आई है, बेहतर यही होगा कि तुम ये सब ना जानो, वरना पता चले कोठी तक जाते जाते ही रास्ते में बेहोश हुई जाओ। तभी विनोद कहता है, मैं डरता नहीं हूँ, तुम तो बताओ। तब वो आदमी कहता है, अच्छा तो सुनो फिर। गांव के मुखिया वो श्राप से बचने के लिए किसी तांत्रिक के पास गए हैं, ताकि इस श्राप से बचा जा सके। और वो तांत्रिक भी काली शक्तियों से ही मदद लेगा, और बदले में जो भी वो मांगेगी वो मुखिया को देना पड़ेगा। अगर उस शक्ति ने किसी की बलि मांगी तो देनी ही होगी, वरना उस पर ही भारी पड़ेगी जिसकी रक्षा के लिए उसे लाए हैं। तब विनोद आगे पूछता है, और वो श्राप क्या है और किसने दिया उसे। तब दूसरा आदमी कहता है, ईका, तुम तो पीछे ही पड़ रहे हो, अभी उसके बारे में बात करना ठीक नहीं। अब तुम अपनी कोठी जाओ। मुखिया का घर, एक बूढ़ी औरत के बाहर बैठी हुई थी। उस औरत की उम्र लगभग ज्यादा थी, देखने से लग रहा था कि वो मुखिया की दादी होगी। उसे देख मालूम हो रहा था कि वो अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत औरत रही होगी, जो बुढ़ापे में ढलकर अपनी सुंदरता खो चुकी है। वहां से कुछ औरतें जा रही थी। एक औरत कहती, देख वो बुढ़िया को कैसे बैठी है। तो दूसरी औरत कहती है, अरे संध्या पहर ना ही दिखा, देख नहीं रही, हमरे पास हमारी बहू है, वो बांझ को दिखाकर इसे भी बांझ करना चाहती है, उसकी नजर नहीं पड़े तो अच्छा है। और वे वहां से चली जाती है। इधर विनोद भी अपनी कोठी वापस चला आता है। तब विशाल उसे कहता है, अब कहाँ चला गया था तू, हम सब कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, और ऊपर से ये गांव, नेटवर्क का कितना प्रॉब्लम है यहाँ। तब विनोद कहता है, अरे कहीं नहीं, बस गांव देखने गया था, शहर में ये सब कहाँ होता है, काम की भागदौड़ से किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती, जिंदगी तो यहाँ गांव में है, कितनी शांति होती है। तब कुणाल कहता है, मुझे तो इस गांव में कोई शांति नजर नहीं आती, जहाँ देखो वहाँ बस डरावनी चीजें दिखती है। तब विनोद कहता है, तो तू है भी पट्टू। तभी जरा सा कुछ देखने पर डर जाता है, और वो विशाल से पूछता है, अब क्या डरावना देख लिया इसने। तो विशाल कहता है, अरे एक पल को तो मैं भी डर ही गया था,
एक औरत खुले बाल लिए सीधे दौड़ते हुए कोठी में चली आई। अभी जब हम तुम्हें ढूंढने आ रहे थे। पूरे बाल उसके खुले थे और सामने किए हुए थे। फ्लैशबैक। कुणाल पूछता है, विशाल, ये विनोद कहाँ चला गया? ऊपर से ना तो लाइट है और ना ही नेटवर्क मिल रहा है यहाँ पर। इंसान करे तो करे क्या? तो विशाल कहता है, चल गांव में चलते हैं, वहीं कहीं गया होगा, इसी बहाने टाइम पास भी हो जाएगा। अभी जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला ही था कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक औरत जिसके बाल पूरे खुले थे और सामने झूल रहे थे, वो दौड़ते हुए कोठी के अंदर आ जाती है। कुणाल हकलाते और डरते हुए कहता है, ये क्या है? भूत। विशाल उसे चुप रहने का इशारा कहता है। उस औरत की हंसने की आवाज गूंज लग जाती है। उसके हाथ पूरे खून से भरे हुए थे और उसका शरीर, पूरा चेहरा भी खून से सना हुआ। वो हंसते हुए हाथ में जो मांस था, शायद मुर्गे का, उसे कच्चा ही खा रही थी। उस मांस का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ ही बचा था। उसे खाते हुए कह रही थी, हाँ नहीं छोड़ूंगी, कई सालों बाद मिला है मोहे ये मांस। और एक टुकड़ा अपने दांतों से काट लेती है। ये देखकर तो विशाल को भी पसीने आ रहे थे। तभी वहाँ कुछ और लोग और औरतें भी आ जाते हैं, जिसमें से एक कोई तांत्रिक होता है। वो औरत कहती है, बाबा जी देखिए हमारी बहू के, छुड़ाइए उसे, क्या क्या कर रही है। वो तांत्रिक उस औरत के पास जाकर उसके बाल पकड़कर कहता है, छोड़ दे इस औरत को, तुझे जो खाना था मिल गया, अब इसे छोड़ दे, इसके शरीर से निकल जा। वो औरत अपने गुस्से से लाल आंखें लिए कहती है, छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है, छोड़ दूंगी, ये खाने के बाद चली जाऊंगी इसके शरीर से। तब तांत्रिक कहता है, पहले वादा कर, तब तेरे बाल छोड़ूंगा, अगर तू दोबारा आई इसके शरीर में तो वो औरत कहती है, नहीं आऊंगी अब, अगर आई तो। इतना ही वो औरत कहती है कि कुणाल चिल्ला देता है, आ, और सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो तांत्रिक भी उसके बाल छोड़ देता है और वो औरत बेहोश हो जाती है। इधर शाम को छाया अपनी सहेली से मिलने आई थी। छाया कहती है, बिंदिया, हमें एक बात पूछनी थी, तुम बताओगी? बिंदिया कहती है, बताने लायक होगी तो जरूर बताएंगे। क्या बिंदिया बताएगी छाया को श्राप के बारे में? क्या उस औरत के शरीर को छोड़ दिया था उस शक्ति ने, जिसने पकड़ रखा था? कौन थी वो शक्ति? जानने के लिए सुनते रहिए श्राप एक ब्राह्मण का, सिर्फ और सिर्फ द हॉरर स्टोरी टेलर में। आप सभी को कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझसे डायरेक्ट कहानी के बारे में पूछने, किसी भी क्वेरी के लिए मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दी हुई है, उससे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। और बाकी आपको कहानी से जुड़े कुछ भी सुझाव हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी।